अनुष्का नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर अपनी बुआ के घर इलाहाबाद जा रही थी। इस ट्रेन में बैठा आदित्य नाम का लड़का उसी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो काफी देर से अनुष्का को देख रहा था। कुछ देर बाद अनुष्का की नजर भी उस पर पड़ जाती है, तो वो भी उसको देखती रहती है। आंखों ही आंखों में उनकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आदित्य एक अच्छे घर का लड़का था, तो वहीं अनुष्का थोड़े गरीब घर से थी। हेलो, मेरा नाम आदित्य है और आपका? जी, अनुष्का। बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। फिर उसने भी आदित्य से उसका नाम पूछा और इस तरह से वो दोनों एक साथ ट्रेन में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अनुष्का का स्टेशन आ जाता है। अरे देखिए ना, बातों बातों में सफर पता ही नहीं चला। मतलब वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नंबर मिल सकता है? जी, अच्छा तो मुझे भी लगा आपसे मिलकर, पर मेरे पास फ़ोन नहीं है। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। आप वापस कब आओगी? मैं उस दिन आपका इसी प्लेटफॉर्म पर इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद परसों सुबह 10 बजे की ट्रेन है मेरी। इसके बाद वो अपनी मौसी के घर चली जाती है और 2 दिन बाद जब अनुष्का अपनी मौसी के घर से वापस आ रही होती है तो आदित्य उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ मिलता है। अरे, आदित्य तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आया हूँ। प्लीज अब मना मत करना। पहली बार मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा हूँ और आप यूं समझ लीजिए कि ये सब मैंने मतलब खुद के लिए किया है ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। ऐसा कहने पर अनुष्का आदित्य के इस फोन को ले लेती है। अब वो दोनों रोजाना पूरा पूरा दिन आपस में बात करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों में प्यार काफी बढ़ जाता है और कुछ देर बाद आदित्य और अनुष्का की शादी भी हो जाती है। अनुष्का शादी करके अपने अमीर ससुराल आ जाती है। अरे, आ गई मेरी बहू रानी, मेरे घर की लक्ष्मी। हाँ हाँ माँ जी, हमारे घर की गरीब लक्ष्मी। अरे देवरानी जी, आपने इतना सस्ता शादी का लहंगा पहना हुआ है। आपने देवर जी को बता दिया होता तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा शादी का लहंगा खरीद देती। जी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे ही नहीं चाहिए था। ये मेरी माँ का लहंगा है और यही एक उनकी आखिरी निशानी बची हुई है। आज मैं उन्हीं के लहंगे को पहनकर इस घर में आई हूँ। अरे बड़ी बहू, छोड़ना इन बातों को। महंगे सस्ते में क्या होता है, लहंगा तो आखिर लहंगा होता है। चलो बहू, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। इस तरह कहकर कमला देवी अपने बेटे के सामने बात को संभाल लेती है और अपनी बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां नई बहू यानी अनुष्का सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके पूजा स्थल पर जाती है। हे मुरली मनोहर भैया, आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर को भी अच्छे तरीके से संभाल सकूं और सबका दिल जीत लूं। इस तरह अनुष्का भगवान श्री कृष्ण से अपनी माँ की बात के अनुसार अच्छे से पूजा करके अपनी सास को प्रसाद देती है। ये लीजिए माँ जी, प्रसाद। अरे बहू, तू तो बहुत जल्दी उठ गई और पूजा भी कर लिया। लाला, प्रसाद दे दे। ऐसा कहकर वो प्रसाद ले लेती है। तभी वहां पर कविता आ जाती है। क्या बात है देवरानी जी, बड़ा सुबह सवेरे पूजा पाठ किया जा रहा है। जी दीदी, वैसे तुम्हें सिर्फ पूजा पाठ करना आता है या फिर खाना वाना भी बना लेती हो? हाँ हाँ दीदी, मुझे सब बनाना आता है। और वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है और आज मैं सबके मनपसंद की चीज बनाने वाली हूँ। बताइए, आपको क्या पसंद है? नहीं, जाने दो, मेरी पसंद की चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आजकल डाइटिंग पर हूँ। बस तुम मेरे लिए थोड़े फ्रूट और सैलड काट कर दे देना। ठीक है दीदी। वैसे अनुष्का, मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं दीदी, बोलिए। तुमने ये इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है? क्या ये भी तुम्हारी माँ की है? तुम इस अमीर घराने की अब बहू हो, कम से कम अपने स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखो। हाँ बहू, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो दरअसल माँ जी, दीदी, मेरे पास बस गिने चुने ही कुछ साड़ियाँ ही हैं। ठीक है, मैं आदित्य को बोलकर तेरे लिए कुछ साड़ियाँ मंगवा दूंगी। नहीं तो तू ऐसे ही पुरानी साड़ी पहनेगी तो लोग तो यही कहेंगे कि एक बहू को तो मैं रानी की तरह बना कर रखती हूँ और दूसरी को नौकरानी। ऐसा कहकर सास और अनुष्का की जेठानी उसे ताना मारती है। ऐसे ही अनुष्का की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है और वो सभी का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अनुष्का, मेरा रात का खाना मत बनाना, बिकॉज मेरी आज की किटी पार्टी है और रात का खाना भी वही है मेरा।
वो तो ठीक है दीदी, लेकिन आपने ये क्या पहना हुआ है? इतना बेहुदा सा ड्रेस। What do you mean? ये बेहुदा सा ड्रेस जानती भी हो, ये फैशनेबल ड्रेस कितने का है? तुम्हारी माँ के जैसे लहंगे इतने रुपए में 10 आ जाएं, इतने का है ये ड्रेस, और तुम इसे बेहुदा कह रही हो? गवार कहीं की। अभी कविता ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास कमला भी वहां पर आ जाती है। अरे बड़ी बहू, तो समझा भी किसको रही है? जो गांव में रही हो, इसे क्या ही पता होगा फैशन के बारे में। जा, तू अपना मूड खराब मत कर, और छोटी बहू, ऐसे जाते वक्त किसी को टोका नहीं करते। जी माँ जी। दरअसल अनुष्का को उसकी जेठानी की बात उसके दिल पर लग जाती है, लेकिन वो अपनी सास की वजह से अपनी जेठानी से कुछ भी नहीं कहती। वो भली भांति जानती थी कि उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक गरीब घर से ताल्लुकात रखती है। शाम को ये बात अनुष्का अपने पति से बताती है, जिस पर वो कहता है, क्या माँ और भाभी ने तुम्हें ऐसा कहा? रुको, मैं भी जाकर बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं आदित्य जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो वो यही समझेंगे कि उनकी बहू माँ और बेटे और भाभी में लड़ाइयाँ लगवाना चाहती है। आपको मेरी कसम। सच में अनुष्का, तुम सबके बारे में कितना कुछ सोचती हो। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। नहीं, लकी तो मैं हूँ जो आप मुझे मिले। वैसे मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है, तो क्या मैं घर में ही अपने लिए कपड़े बना सकती हूँ? बस मुझे आपसे बाहर से कुछ सामान मंगवाने होंगे। हाँ अनुष्का, क्यों नहीं। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम एक फैशन डिजाइनर भी हो। चलो ठीक है, तुम्हें जिन चीजों की जरूरत है बस वो मुझे बता देना, मैं ला कर दे दूंगा तुम्हें। जी बिल्कुल। अब ऐसे ही वक्त बीतता है और एक रोज अनुष्का की सास कमला देवी अपने दोनों बहुओं से कहती है, बहू, मैंने कविता बहू के आने पर रिसेप्शन पार्टी दी थी, लेकिन तुम्हारे रिसेप्शन पार्टी अभी बाकी है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अगले महीने के 15 तारीख को तुम्हारी और आदित्य की शादी की रिसेप्शन पार्टी होगी। उस पार्टी में हमारे पूरे खानदान और बिजनेस वाले लोग आएंगे। सबको बताना है कि हमारे छोटे बेटे आदित्य की शादी हो गई है। मैं तो एक रॉयल ब्लू मिरर वर्क लहंगा ऑर्डर कर रही हूँ, 65,000 का है, मनीष मल्होत्रा के स्टाइल में। सबकी निगाहें मुझ पर ही टिक जाएंगी। हाँ हाँ, और क्या, हमारी बहुएं ऐसे ही दिखनी चाहिए, अमीर, स्टाइलिश, क्लासी। तू भी बता बहू, तेरे लिए क्या लाना है? कहीं 500 रुपए वाली सूती साड़ी न पहन ले रिसेप्शन में, या फिर अपने मायके से कुछ मंगा लेना, वही से जो सिल्क की पुरानी साड़ी होगी। नहीं माँ जी, मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी है, कुछ अलग और खास बनाऊंगी। अनुष्का के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जेठानी और सास दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ती है। वाह, अब ये नौटंकी देखनी बाकी थी, रिसेप्शन में ये खुद सिलाई की हुई ड्रेस पहनेगी। हमारी घर की बहू मशीन पर नहीं, मॉल और डिजाइनर स्टूडियो में जाती है बहू। अनुष्का सिर झुकाकर चुप हो जाती है और भीतर से दृढ़ निश्चय करती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मुझे खुद पर भरोसा है, ये ड्रेस मेरी पहचान बनेगी। मुझे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, मेरा हुनर ही मेरी ताकत है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय करके अनुष्का अपने लिए पार्टी ड्रेस बनाने लगती है। वो रात भर अपने ड्रेस को तैयार करने में लगी रहती है। वो बार बार गलतियां करती है और सुधारती भी है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। माँ, देख रही हो, नीचे वाली बहू रोज रात को मशीन की आवाज करती रहती है। रिसेप्शन की जगह पागल खाने में ना चली जाए। हमें इसकी परवाह क्यों करनी, जो करना है करने दो। लोग उस दिन हंसेंगे तो खुद ही समझ जाएगी अपनी औकात। ऐसे ही अगले महीने की रिसेप्शन पार्टी का समय आ जाता है, जहाँ पार्टी में बहुत से मेहमान आए हुए होते हैं। आइए, स्वागत है। आज हमारे छोटे बेटे आदित्य और उसकी पत्नी अनुष्का का सार्वजनिक अभिनंदन है। माँ, सबकी नजर मेरी ड्रेस पर टिकी है। आज सब मेरे स्टाइल की तारीफ करेंगे। इतने में दरवाजे से धीरे धीरे अनुष्का और आदित्य प्रवेश करते हैं। अनुष्का ने खुद की बनाई हुई एक रॉयल थीम वाली ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वो कौन है? वाह, कितनी शालीन और खूबसूरत ड्रेस है। कहाँ से मंगवाई ऐसी ड्रेस? एकदम यूनिक सी लग रही है। ये ड्रेस, ये तो अनुष्का,
क्या ये वही ड्रेस है जो उसने खुद बनाई थी? कुछ ही देर में मेहमान अनुष्का के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। फोटोग्राफर बार बार उसी की तस्वीर लेते हैं। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन आता है। मैम, अगर आप हमारे फैशन हाउस में काम करें तो बड़ी डिजाइनर बन सकती हैं आप, क्या कहती हैं? धन्यवाद, पर अभी मैं अपने परिवार को समय देना चाहती हूँ। बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे हुनर को समझा ही नहीं। हम तो बस बाहरी चमक में फंसे रहे। अनुष्का, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, मगर आज तुम्हारी सादगी और हुनर ने मेरी सोच बदल दी। नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल कभी कभी हमें अपनी पहचान बताने के लिए शब्दों की नहीं, काम की ज़रूरत होती है। आदित्य मुस्कुराते हुए अनुष्का का हाथ थामता है। मुझे गर्व है, मेरी पत्नी सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि समझदार और प्रतिभाशाली भी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी चमक धमक से ज्यादा जरूरी होता है आत्मसम्मान और हुनर। जो सादगी से अपनी पहचान बनाता है वही असली रॉयल होता है। भाभी, मैं जानती हूँ ये सब आपने जानबूझकर किया है, क्योंकि आप मुझसे जलती हैं और आप मेरे दोस्तों को बदनाम कर रही हैं। अरे आज तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आज तो होली का मौका है। फिर भी ननन जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने मुझे हर बार गलत ही समझा है। नहीं भाभी, आपने तो आज हद ही कर दी। इतना बड़ा इल्जाम कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आप सच में भाभी बेशरम हो। अगर इससे भी कोई गंदा शब्द होता तो मैं वो भी बोल देती। हाँ रेशमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी भाभी ने ही तो हमें यहाँ पर बुलाया था और हमें बदनाम कर रही है। तुम ही समझाओ ना अपने घर वालों को। सच में मेरा यकीन करो, आज तुम बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब तुम्हें हकीकत सुनाऊं और दिखाऊं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए और मेरे लिए बोला गया शब्द तुम वापस भी ना ले पाओ। आखिर क्या माजरा था जहाँ एक नंद अपनी ही भाभी पर विश्वास नहीं कर रही थी? आखिर क्यों उनके होली के रंग में भंग मिल गया था? और आखिर गीता अपनी नंद को क्या हकीकत बताना चाह रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां गीता शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल में एक बहू होने का बखूबी फर्ज निभाती है। लेकिन अक्सर गीता को अपनी नंद की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि रेशमा लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी और यही बात गीता को सही नहीं लगती थी। एक दिन सुबह के समय गीता सूर्य देव को नमस्कार करने आती है और वो बालकनी से देखती है कि उसकी नंद शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के के बाइक से उतरकर उसे गले लगा रही थी। ये सब देखकर वो अपनी सास मनोरमा को जाकर बताती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बहू, बोल, क्या बात है? दरअसल माँ जी, मुझे ननन जी की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें समझा क्यों नहीं रही हो? दीदी तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए ना उनको। अरे हुआ क्या वैसे? क्यों तू भी सुबह सुबह तांडव कर रही है मेरे सर पर? माँ जी, मैंने अभी ननन जी को बाहर देखा, छोटे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। और कपड़े की तो अब आप जाने ही दीजिए। एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आई हैं और उससे गले भी लग रही हैं गली में खड़े होकर। बताइए, अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। बहू, सच में आज के जमाने में भी तेरी बहुत छोटी सोच है। तुझे देखकर और तेरी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू आज के जमाने की है। इसीलिए तेरी और तेरी ननद की एक दूसरे से कभी नहीं बनती। हमेशा तुम दोनों की बहस ही होती रहती है। माँ जी, आप समझ नहीं रही है मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माँ जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। यहाँ तो लोग छोटे छोटे बातों पर उंगली उठाने लगते हैं। अब इस जगह पर ननन जी का बेशर्मी दिखाना सही बात नहीं है। ये सारी बातें रेशमा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर कहती है, भाभी, मैंने आपको बालकनी पर पहले ही देख लिया था। मुझे पता था कि आप अभी जाकर मेरी माँ के कान भरोगी। और देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आप वही कर रही हो। ननन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माँ जी को बस वही बता रही हूँ जो मैंने अभी बाहर देखा। देखिए, मैं आपको लास्ट बार समझा रही हूँ, आप मेरे मैटर से दूर रहिए। आप अभी अभी आई हैं,
और मैं हमेशा से ऐसे ही लाइफस्टाइल जीती हुई आ रही हूँ। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे मामले से दूर ही रहिएगा। रेशमा इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी भाभी के बार बार समझाने पर भी रेशमा गीता की एक नहीं सुनती और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। एक दिन रेशमा अपने कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपने घर आती है और अपने भाई हेमंत और माँ से मिलवाते हुए कहती है, भैया, माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं, अरुण और विवेक। मैं आज यहाँ आप लोगों से मिलवाने लाई हूँ और इन्हें आपसे कुछ बातें भी करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, जल्दी बोलो। भैया वो क्या है ना कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हम सभी दोस्त ये सोच रहे थे कि इस बार बर्थडे हम शहर के बाहर जाकर मनाएं और हम रेशमा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आप कहें तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप सभी लोग इनके दोस्त हो और हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाइए, रेशमा को अपने साथ लेके जाइए। क्यों माँ? हाँ बेटा, ठीक है। रेशमा बेटी, तू जा और एंजॉय कर, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। क्या बात है रेशमा, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। मुझे तो लगा था कि घर वाले तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी हम 2-4 दिन बाहर ही रहेंगे। ये सारी बातें उनसे थोड़ी दूर खड़ी गीता सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, देखिए, आप लोगों को जो भी पार्टी करनी है यहीं घर पर ही कर लीजिए। दरअसल अब होली आने वाली है, अब दिन ही कितने बचे हुए हैं और इस टाइम पर बाहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता। भाभी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना कि आपको मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे रेशमा, गीता बहू इतना भी गलत नहीं कह रही है, क्योंकि मैं भी आज अपने बहन के घर जा रही हूँ और हेमंत भी अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो गीता अकेली रह जाएगी। इससे अच्छा है बेटा कि तू मत जा। इस तरह मनोरमा और हेमंत के मना करने पर अब रेशमा का उन लड़कों के साथ जाना कैंसिल हो जाता है, जिस पर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए अपनी माँ और भाई के जाने के बाद लड़कों को बुलाती है और अपने दोस्त का बर्थडे अपने घर पर ही मनाती है। वो सभी लड़कों के साथ डांस करती है, बियर पीती है और अपनी भाभी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। वहीं गीता को अपनी नंद की इस बेशर्मी को देखकर बहुत गलत लगता है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन यामिनी वहां पर आ जाती है और इतने लड़कों के बीच खड़ी रेशमा को देखकर कहती है, बहू, तेरी ननंद की बेशर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले देर रात में वो लड़कों के साथ घुमा करती थी, लेकिन अब तो वो घर में भी बुलाने लगी है। ये सब ठीक बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि होली पर ये तेरी बेशरम ननंद क्या गुल खिलाएगी। चाची जी, आपको मेरी ननंद की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ननंद बहुत ही होशियार और समझदार है, और ये बेशरम कहना उन्हें बंद कीजिए। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? अरे मैं तो बस यहाँ तेरी सास से मिलने आई थी। माँ जी नहीं है, वो अपनी बहन के घर गई हैं, कल आ जाएंगी, अब तब आ सकती हैं। गीता की बात सुनकर यामिनी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। समय बीतता है और अब होली का दिन आ जाता है। आज पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर नाचते गाते होली मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गीता की नंद अपने दोनों दोस्तों के साथ भांग के नशे में क्लोज होकर डांस कर रही थी। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों छा रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया, तेरी मलमल सी कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसी नवाबी हो गई, ओ बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। विवेक, लग रहा है रेशमा को भांग चढ़ गया है बहुत। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे। गीता को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से चुपचाप जाकर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो देखती है कि रेशमा के दोस्त उसे बेहोशी की हालत में उसे उसके कमरे में लेकर जा रहे थे। तभी वो भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो रेशमा को बेड पर लेटाकर आपस में कुछ बातें करते हुए कहते हैं, उस दिन तो इसकी भाभी ने सारा मजा ही खराब कर दिया था और इसे हमारे साथ जाने ही नहीं दिया था, वरना हम तो कब के इसे अपना बना चुके होते, लेकिन होली पर इसने अपने घर बुलाकर हमें दूसरा मौका दे ही दिया। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी इतने भांग के नशे में इसे तो कुछ याद रहेगा नहीं, किसने इसका फायदा उठाया और किसने नहीं।
वैसे भी अपने घर में ये बेशर्म नंद के नाम से फेमस ही है। होली के त्योहार पर बेशर्म नंद के साथ थोड़ी बेशर्मी तो बनती ही है। अरुण और विवेक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी गीता सुन रही थी, जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। और जैसे ही वो दोनों रेशमा के करीब जाते हैं, तभी गीता अंदर आकर उन दोनों को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। ननन जी तुम लोगों को अपना दोस्त मानती है और तुम लोग उनकी बेहोशी का फायदा उठा रहे हो। तुम जैसे लड़कों के कारण अच्छे दोस्त भी बदनाम हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और रेशमा को किसी तरह से होश में लाया जाता है। रेशमा को अपने दोस्तों पर लगाए गए इल्जाम पर भरोसा नहीं होता है। वो अपनी भाभी को ही गलत मानने लगती है, लेकिन जब वो अपनी भाभी द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती है तो रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो मेरे लिए किया है उसे कभी नहीं भूल सकती। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। गलती मेरी ही है जो मैं इनके इतने करीब आ गई। मैं आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आइंदा मैं अपना ध्यान रखूंगी। बाकी इन्हें इस बार दोस्ती के नाते जाने दीजिए। आज से मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। रेशमा के इस तरह कहने पर अरुण और विवेक को वहां से जाने दिया जाता है और उस एक इंसिडेंट से रेशमा अपने आप में सुधार करती है और अपनी भाभी की उम्मीदों की तरह एक संस्कारी नंद बनने की कोशिश करती है। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।